ऑल राइट। अच्छा, आज जो हम काम कर रहे हैं दिस इज बेसिकली परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कंप्यूटर साइंस, और शायद नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, परहैप्स इसको कहते हैं इस सदी का शायद सबसे बड़ा टॉपिक। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में? किसने आइडिया दिया? हाँ, नेट से पढ़ो। अच्छा, ये जो है ना, ये है क्या? सो इट्स बेसिकली पी वर्सेस एन पी प्रॉब्लम। अच्छा, और ये व्हाट आर दे? आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इन अ व्हाइल। सो व्हाट आर पी प्रॉब्लम्स? पी प्रॉब्लम्स आर दोस प्रॉब्लम्स जिनको हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स आर देयर। ये बात समझ, algorithms are already there to solve that problem. ठीक है, so all the p problems belong to this class. ठीक है, can anybody give me an example of p problem? बहुत सारे हमने आज तक जितने भी शायद प्रॉब्लम किए सारे p प्रॉब्लम किए जी। कोई एग्जांपल दो। सॉर्टिंग जी, sorting problem is a p problem, is in p. Why it is in p? बिकॉज हमें पता है कि इसका एन स्क्वायर एल्गोरिथम भी हमने देखे थे, एन लॉग एन एल्गोरिथम भी देखे थे। ठीक है ना, एंड दिस इज इट, इज पी। ठीक है, सो व्हाट इज पी? पी इज बेसिकली पावर नहीं, पॉलिनोमियल। सो समथिंग एन टू द पावर के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, वेयर के इज it belongs to any positive z। ठीक है, ठीक हो गया? डज इट मेक सेंस? और ऑफ कोर्स उसमें सब पॉलिनोमियल भी हैं, एन लॉग एन वगैरह भी आ जाता है, दैट इज फाइन। ठीक है, सो हम कहते हैं कि जी पी प्रॉब्लम्स आर दोस प्रॉब्लम जिनके एल्गोरिथम्स जो हैं वो कितने टाइम लेते हैं? वो बेसिकली पॉलिनोमियल टाइम लेते हैं। ठीक है, इसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल देखी थी। ये क्या है? ओह, मैंने एनोटेशन की हुई है, सॉरी जी सॉरी। ये क्या हुआ? वाइब क्यों नहीं हुआ वो? हाँ, केडी एनिमेशन है? क्लियर कर दें सर, नहीं, ये अगले पेज पे क्यों जा रहा है? स्टूपिड, व्हाट्स हैपनिंग? पुरानी पीपीटी है, इसके तो नहीं आ सकता। व्हाट इज दिस? सीरियसली? ओके, इसका मतलब मैं ये यूज नहीं कर सकता? चलें, चलते हैं आगे। अच्छा, so p class of problems that can be solved in polynomial time। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये बेसिकली दे आर, जो हम टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं कि एफिशिएंट प्रॉब्लम्स, जिनके हम सॉल्यूशंस जो है एफिशिएंटली निकाल सकते हैं। एंड व्हाट डू वी मीन बाय एफिशिएंट? एफिशिएंट मींस कि हम सम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डज इट मेक सेंस? अच्छा, sometimes they are also called कि भाई इनके feasible algorithms available। ठीक है, और feasible algorithms का मतलब बेसिकली क्या है? feasible algorithm का मतलब ये है, उसकी मैंने काफी सारी एग्जांपल्स की थी। जैसे फॉर एग्जांपल सो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, हमें पता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कितनी देर में हो सकती है? हाँ, एडिशन ऑफ एन में हो जाती है अगर एन बिट नंबर है या एन डिजिट नंबर है तो, और मल्टीप्लिकेशन अगर एन बिट नंबर है तो, हाँ, एन स्क्वायर में होती है। और हमने करा सुबह पढ़ा था, याद है वो गॉस की मेथड के साथ डिवाइड एंड करके किया था, डिवाइड एंड करके जो करा सुबह किया था। वो याद है कि वो जो इस चीज को यूज करता है, जो 4 मल्टीप्लिकेशन को 3 मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता है। ये जो हमने किया था a प्लस बी इंटू सी प्लस डी को हमने कन्वर्ट कर दिया था कैसे?
ये होता है ए, ठीक है, आयोटा था यहाँ पे, है ना, तो ए सी प्लस नहीं माइनस बी डी था, अलग हो जाता है, और ये हो जाता है क्या, और क्या होता है, ये क्या होता है, ए डी प्लस क्या होता है सी बी, और ये इसमें भी 4 मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हैं, और फिर गॉस ने इनको एक मल्टीप्लिकेशन में खत्म कर दिया। तो उससे होता यह है कि बेसिकली आपकी जो रिकरेंस है वो 4 रिकर्सिव कॉल करने के बजाय 3 रिकर्सिव कॉल में कन्वर्ट होती है, और इसको यूज करते हुए हमने बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। सो करत सुबर गिव एन log n algorithm, ठीक है ना। सो फीजिबल प्रॉब्लम्स में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये भी बड़ी मजेदार एग्जांपल है, सॉर्टिंग की एग्जांपल है एंड सो ऑन, ठीक है ना। अच्छा, और भी बहुत सारी एग्जांपल हमने की थी, हमने ग्राफ्स में हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना हो, ठीक है ना, हमने उसके भी सॉल्यूशंस किए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रस्कल जो है वो इतना टाइम लेता है, प्रिम्स जो है वो इतना टाइम लेता है, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक छोटी सी बात, सॉर्टिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो टोटल पॉसिबल सॉर्टिंग की टोटल पॉसिबल नंबर से कितनी अरेंजमेंट्स होती है। व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग इज बेसिकली व्हाट, कि आपके पास एक अरे दी हुई है, उस अरे में n नंबर, वो n नंबर्स की कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है, हमने उस अरेंजमेंट को रीअरेंज इस तरह करना है कि क्या हो जाए, कि वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, है ना। सो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबल परम्यूटेशंस, हाँ, नहीं 7 बने, there are total of n factorial possible permutations, and what we are looking for is one permutation. Does it make sense? So out of n factorial space I am searching for one arrangement, ठीक है, and it is surprising कि हमें basically out of n factorial possibilities उस एक possibility को निकालने में हमें of n log n टाइम लगता है, polynomial टाइम लगता है, ठीक है ना। अच्छा, टोटल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज कितने बन सकते हैं, दे आर एक्चुअली तकरीबन n टू द पावर n-2 बनते हैं, ये बड़ा मशहूर आई थिंक केलीज फार्मूला है, इसके थ्रू निकलता है, अगर आपने डिस्क्रीट मैथ पढ़ी उसमें ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पता है कि वो जो स्पैनिंग ट्री है वो n² में तकरीबन निकल आता है, ठीक है। सो आउट ऑफ एक्सपोनेंशियल स्पेस वो जो हमने फाइंड आउट करनी है वो हमने ऐसे एल्गोरिथम निकाल लिए जो कि बेसिकली क्या निकाल लेते हैं, जो पॉलिनोमियल टाइम है उसको सॉल्यूशन को ढूंढ लेता है, ठीक है। सो हमने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम किए थे जो कि ये काम करते थे, ठीक है ना। अच्छा, एक और बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है, आई डोंट नो आप लोगों को इसके बारे में पता है, डिस्क्रीट हाँ पढ़ा, डिस्क्रीट पढ़ा। सो इसे कहते हैं ऑयलर साइकिल प्रॉब्लम, बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है। ऑयलर ने बेसिकली एक सवाल किया था अपने स्टूडेंट से किया था, और वो काफी बेचारे बच्चे लगे रहे थे, उन्होंने कहा था कि जी बेसिकली कि मेरे पास ये कोनिकबर्ग्स बेसिकली जगह का नाम था, और उसमें ना बेसिकली ये 1 2 3 4 5 7 ब्रिजेस थे, और सवाल उसने ये किया था, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर कैन यू गो टू एवरी ब्रिज एग्जैक्टली वंस एंड कम बैक टू द सेम प्लेस, ठीक है। ये जब उसने सवाल किया तो बच्चों ने जी उसके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जाना शुरू कर दिया, वो कभी एक ब्रिज से यहाँ जाते थे, फिर यहाँ जा मार्क करते हुए जाते थे, लेकिन दे वर अनएबल टू फाइंड आउट द वे जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ऑयलर ने बेसिकली जो मजेदार काम किया, उसने कहा तुम्हें तो ब्रिज से जाना पड़ रहा है, मैं इसको एक ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ड्राइंग में इसने कन्वर्ट ऐसे किया कि इसने बेसिकली इस रीजन को एक गोले से रिप्रेजेंट किया, और इस रीजन को एक और गोले से रिप्रेजेंट किया, इसको भी एक गोले से रिप्रेजेंट किया, और इसको भी एक गोले से रिप्रेजेंट किया। अब जिस गोले से जिसकी तरफ ब्रिज जाता है उसके साथ उसने ये अटैचमेंट कर दी, और 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 ये अटैचमेंट कर दी, है ना। सो एवरी ब्रिज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ए कनेक्टिंग लाइन, कनेक्टिंग आप समझ लें, नॉट कर्व से कहते हैं, और रीजन को श्रिंक करते से उसने गोला बना दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्राफ, ठीक है। दिस वाज बेसिकली द इन्वेंशन ऑफ ग्राफ,
दिस एब्स्ट्रैक्शन वाज इन्वेंटेड बाय ऑयलर, और ऑयलर ने जब बेसिकली ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दी तो उस जमाने में बेसिकली मैथमेटिशियंस यूज्ड टू बिलीव कि भाई मैथमेटिक्स हमेशा नंबर्स से होती है, मैथमेटिक्स कोई ये तस्वीरों से नहीं होती। और ऑयलर ने जब ये ना सिर्फ ये कि ये आइडिया दिया, उसको यूज करते हुए इसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिजाइन किए, एंड इट टुक ए व्हाइल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये कितनी बड़ी एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली इसका फायदा क्या था? आप बेसिकली वो जो पूरा फिजिकल लाइफ में आपने मूव करना था वो आप बेसिकली पेंसिल से ड्राइंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो दिस वाज द रिप्रेजेंटेशन जो इसने यूज की। ठीक है, और मजे की बात यह है कि ये प्रॉब्लम फिर उसने ये भी प्रूव किया कि ये पॉसिबल नहीं है। और उसमें बेसिकली प्रॉपर्टी यूज करता है कि एवरी डिग्री हैज टू बी इवन। ओके, व्हाई इट हैज टू बी इवन? बिकॉज इट हैज टू कम बैक, है ना? अगर कम बैक होना है इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी वर्टेक्स से निकले हैं तो आपको उसमें से वापस भी आना है। ठीक है ना? ठीक है, वापस भी आना है तो उसमें आप कहीं और जाएंगे उसकी तरफ। ठीक है ना? तो उसने बेसिकली प्रूव ये किया कि अगर ग्राफ कनेक्टेड है, और बड़ा मजेदार थ्योरम है, डिस्क्रीट मैथ बुक में मिलता है कि ऑयलर थ्योरम के बेसिकली ऑयलर सर्किट तब एग्जिस्ट करेगा अगर उसके हर एक की डिग्री इवन है और वो कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड होना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर मैं ये थ्योरम अगर हम प्रूव कर दें कि अगर कनेक्टेड होना और हर एक की डिग्री इवन होने से पाथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो मैं इसको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकता हूं। कैसे करूंगा सॉल्व इसको? ऑयलर सर्किट एग्जिस्टेंस को सिर्फ यस नो में आंसर देना है जी। कैसे सॉल्व कर सकता हूं उसको मैं? जी एमन आप बताएं, इब्राहिम आप बताओ जी। सवाल समझ में आया? सवाल क्या है कि मैंने ये बताना है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या इसमें ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और ऑयलर ने ये डिस्क्रीट मैथ में प्रूफ दे दिया, यू कैन यूज इट एज अ ब्लैक बॉक्स, कि हर एक की डिग्री इवन होनी चाहिए और ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए। अब मेरा सवाल यह, कैन यू डू इट इन लीनियर टाइम? लीनियर टाइम या हाँ लीनियर टाइम जी, एक्चुअली पॉलिनोमियल टाइम जी। एल्गोरिथम बताएं कि ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट करता है जी, बताएं कैसे करेंगे जी। माहम, हसन, महनूर और मतीन, आप में से कोई बताए अपना ये ऑन करें प्लीज। हसन, माहम, महनूर और मतीन, प्लीज अपने ये ऑन करें। टर्न ऑन योर माइक प्लीज। हसन, माहम, महनूर, मतीन, इब्राहिम, प्लीज आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। जी बताएं, सवाल समझ में आया आपको? अच्छा यार, सारे के सारे अपने अपने ये ऑन करें, माइक ऑन करें प्लीज। सारे के सारे अपने माइक ऑन करें प्लीज, सारे के सारे अपने माइक्स ऑन कर दें। इट्स फाइन, नॉइस आती रहे, प्लीज सारे अपने माइक्स ऑन कर दें। प्लीज अपने माइक्स ऑन कर दें। अमार, नूर, हदीद, इब्राहिम, साजिद, इजलाल, उस्मान, ईमान, सुफियान, शुजा, उस्मान, इजलाल। हाँ जी, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सबने जवाब देना है। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन इज कि मैंने बताना है ग्राफ के बारे में कि वो ग्राफ में ऑयलरियन सर्किट है या नहीं है। एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? तो कैसे करेंगे? योर क्विज इज स्टार्टिंग राइट नाउ, और
प्लीज राइट इट ऑन द, एक पेपर बनाएं, पेपर पे लिखिए एल्गोरिथम लिखें और यू हैव एग्जैक्टली 5 मिनट्स टू राइट दिस कोड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा और शुजा प्लीज सबमिशन बना दें, ये पेपर पे लिखेंगे और तस्वीर रख के अपलोड कर दें। ओके सर। सर सवाल क्या? सवाल यह है कि ऑलेरियन सर्किट एक ग्राफ में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसके लिए दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ये कि इवन डिग्री होनी चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए। सर वर्ड में लिखते हैं। वर्ड में लिख दें, जिस तरह मर्जी लिख दें, पेपर पे लिख दें, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब है वो ऑलेरियन सर्किट एग्जिस्ट करता है। चलिए जी शाबाश, यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस। रिकॉर्डिंग पॉज कर दें सारा। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। नहीं, हर एक की डिग्री इवन होनी चाहिए। कैमरा बेशक आप रहने दें। सर हमने फाइंड किया कितना? भाई ये ये- ग्राफ दिया हुआ है, बताओ कि वो ऑलेरियन सर्किट इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके। अस्सलामुअलैकुम सर, मुझे परमिशन नहीं है रिकॉर्डिंग स्टॉप करने की। ओके, मैं होस्ट ऑलराइट जी। सो ऑलेरियन सर्किट का जो एल्गो जो भी आपने बनाया होगा, वो बेसिकली so checking whether every vertex has an even degree will take, I think, O of n time, because all you have to do is go to every vertex and check its degree। तो उसकी लिंक लिस्ट का साइज देख लें, या अगर मैट्रिक्स दी हुई है तो उसमें एक ट्रैवर्स मान, ठीक है। अच्छा जी, कनेक्टेड है या नहीं ये चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे जी? कंपोनेंट्स निकालें, अगर कंपोनेंट हाँ बीएफएस निकालें या डीएफएस, एक दफा एक्सप्लोर कॉल करें और अगर सारे वर्टेक्स विजिट हो जाते हैं तो उसका मतलब है इट्स ए कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है ना। सो वी नो दिस विल आल्सो टेक ओ ऑफ एन टाइम, ठीक है ना। शाबाश जी। तो दिस वाज एन आइडिया जो कि हमें पता है कि तकरीबन ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा, ठीक है। इफ यू हैव एन एडिजेंसी मैट्रिक्स, अगर एडिजेंसी लिस्ट हो तो फिर ओ ऑफ एन प्लस ई लग जाएगा, ठीक है ना। चलें जी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेट्स से बीएफएस है, डीएफएस है एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा एक मिनट जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
हाँ जी, सो हमें पता है कि जो BFS DFS हैं ये भी हमारी पी प्रॉब्लम्स की ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आई थिंक एल्गोरिदम के इतना भी कोर्स गुजरा है तकरीबन इसमें तमाम में हमने ज्यादातर पी प्रॉब्लम्स ही देखे, ठीक है ना। अच्छा, पी प्रॉब्लम्स में मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक आपके पास एक मशीन है जो इस वक्त करंट कंप्यूटर है ना, ये मैंने स्लाइड बनाई थी मेरे ख्याल में 2008 में, तो ये मैंने फास्ट में जाके अपनी प्रेजेंटेशन दी थी। तो उसमें बेसिकली ये सो उस वक्त के अगर कंप्यूटर की बात करें तो वो तकरीबन 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस जो हैं एक सेकंड में कर सकता है एक कंप्यूटर, ठीक है ना। अगर कोई कंप्यूटर जिसकी कंप्लेक्सिटी सो बेसिकली अगर मैं किसी कंप्यूटर को 100 टाइम फास्टर कर दूं तो बेसिकली क्या होगा, वो उसके साथ उससे 100 टाइम 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस वो कर लेगा, है ना। अगर मैं 1000 टाइम फास्टर कर दूं तो वो ये इफेक्ट पड़ेगा, है ना। आगे देखें, अगर मेरा एल्गोरिदम कोई है जो 100 एन टाइम लेता है ना, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, वो बेसिकली 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में कर सकेगा, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड बाय 100 जितना टाइम उसका बढ़ जाएगा इसकी वो उतनी कम इंस्ट्रक्शन सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। और जो 100 टाइम फास्टर होगा वो ऑफ कोर्स 100 टाइम n1 यानी बेसिकली 100 मिलियन कर सकेगा, और ये 1000 मिलियन कर सकेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और थोड़ी सी मजेदार बात सुनो, अगर मेरा एल्गो है जो n स्क्वायर टाइम लेता है, तो बेसिकली अगर मैं मशीन को वही मशीन मेरी 10,000 इंस्ट्रक्शंस कर सकती है एक सेकंड में, ठीक है। और अगर मैं मशीन को 100 टाइम फास्टर कर दूं तो वो 10 टाइम यानी बेसिकली 10 टाइम 10,000 जो है वो कर सकती है, यानी 1,00,000 कर सकती है। और अगर मैं 1000 टाइम कर दूं तो वो 31.6 टाइम्स n2 कर सकती है, ठीक है। अच्छा, n क्यूब पे अगर मैं जाता हूं तो बेसिकली सिर्फ इतनी इंस्ट्रक्शंस वो एक सेकंड में कर सकती है। और n जो बेसिकली अगर मैं 100 टाइम एक मशीन को कर दूं अपनी स्पीड को, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो बेसिकली 464 टाइम 4.64 इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में कर सकती है, ठीक है। एंड नाउ यू लुक एट द डिफरेंस, अगर मेरे पास एक मशीन एक एल्गोरिथम है जो 2 टू द पावर n टाइम लेता है, 2 टू द पावर n का मतलब है कि इट विल ओनली गोइंग टू एग्जीक्यूट 2 टू द पावर 26 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 1 सेकंड, वही मशीन जो है आपकी। और मजे की बात जो आती है वो आगे आती है, अगर मैं मशीन को 100 टाइम फास्टर कर दूं तो इसके जो n4 के अंदर जो चेंजेस आनी है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बजाय अब एडिशन फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट क्रिएट्स ए हेल ऑफ ए प्रॉब्लम। ए हेल ऑफ ए प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि मैं अगर n4 की वैल्यू जो है वो अगर ये मेरी अगर मेरा n इंक्रीज हो जाएगा ये कांस्टेंट ही रहेगा। और कांस्टेंट का मतलब ये है कि बेसिकली मैं अगर मशीन को 1000 टाइम फास्टर कर दूं 1000 टाइम फास्टर कर दूं उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई एल्गोरिथम है जो एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा है, मैं उसको मशीन को 1000 टाइम फास्टर कर दूं 10,000 टाइम फास्टर कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेललिज्म इंट्रोड्यूस कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज समथिंग ए क्रक्स ऑफ द पॉइंट कि अगर एक एल्गोरिथम है जो इतना टाइम ले रहा है आप मशीन की जितनी मर्जी रफ्तार बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा जी, सो फार इन आवर एल्गोरिथम ट्रायम्फ जो हमने सर क्वेस्ट है उसमें हमने जी बड़ा ब्रिलियंटली काम किया ना, ठीक है ना। चले जी, now is the time now the time has come to meet the most embarrassing and persistent failure of humans quest in the field of computer science, ठीक है जी। and these are basically I'm about to introduce intractable problems। और ये इतने सिंपल प्रॉब्लम लगते हैं कि लगता है ऐसे कि यार ये तो फौरन सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन हैरानगी ये है कि ये प्रॉब्लम्स आज तक जो है कोई माही का लाल जो है वो कुछ नहीं कर सका, ठीक है ना। और मजे की बात ये, अगर कोई उसका अच्छा मैं ये अच्छा, लेकिन एक और मजे की बात ये, अगर कोई सो लुक एट दिस, ये जो एनपी प्रॉब्लम्स है ना इसकी जो मजेदार बात है
वो मजेदार बात ये है कि यू डोंट नो देयर the algorithms to find out the solution in polynomial time. ठीक है, लेकिन अगर कोई तुम्हें उसका सॉल्यूशन दे दे, ठीक है, then you can verify that solution in polynomial time. ये समझ में आई बात? So look at this. So these are problems. This is a basically a class of problems. अच्छा, इसमें कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? एक्चुअली इट्स ए बिगर क्लास. इसमें तमाम वो एल्गोरिदम्स आते हैं. सो लुक एट दिस, कि अगर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं तो वो उसका वेरीफायर जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में लिखा जा सकता है. ठीक है, अच्छा, दिस इमीडिएटली इंप्लाइज क्या? कि P is a subset of NP. Why? जी सारे जी अपने दोबारा से स्पीकर वो ऑन कर दें, माइक ऑन कर दें जी, सारे माइक ऑन कर दें जी प्लीज. गुलाम मुस्तफा आप बताओ, गुलाम मुस्तफा प्लीज बताएं. सो मैंने एनपी की डेफिनेशन बताई है. एनपी इज ए क्लास ऑफ प्रॉब्लम जिसमें क्या होता है वो कि उनका सॉल्यूशन निकालने का जो एल्गोरिथम है वो हमें नहीं पता कि वो कितनी देर लेगा, लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन दे दे, कोई एल्गोरिथम उसका सॉल्यूशन दे दे, तो उस सॉल्यूशन को वेरीफाई करने में पॉलिनोमियल टाइम लगता है कि ये सॉल्यूशन उसने ठीक दिया या नहीं दिया. सो व्हाई दिस इमीडिएटली इंप्लाइज दैट P is a subset of NP. P में कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसके डोमेन के अंदर आ जाएगी ना एनपी की? नहीं 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 नहीं, शायद तुमने ठीक कहा लेकिन शायद पूरी तरह ठीक नहीं कहा. कोई और एग्जाम बताएं. मुनीब आप बताओ, माहम आप बताएं, अमार, नूर, हदीद, हारिस. वो शायद ये कह रहा है कि क्योंकि वेरीफाई हम कर सकते हैं P में पॉलिनोमियल टाइम में. नहीं 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 नहीं, तो एनपी के लिए डेफिनेशन ये है कि वेरीफाई हम P में कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन P के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि उसका तो एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है P में निकालने के लिए. अगर एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है तो वो तो निकाल के तुम्हें दे रहा सॉल्यूशन. तो ऑब्वियस बात यह है कि अगर उसका एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है जो तुम्हें सॉल्यूशन ला के देता है पॉलिनोम में, तो ऑफ कोर्स वही एल्गोरिदम एक वेरीफायर भी है. डज इट मेक सेंस? सो ऑल द प्रॉब्लम्स इन P बिलोंग्स टू द प्रॉब्लम, all the problems in NP. But what about the other way around? क्या मैं ये कह सकता हूं कि तमाम वो प्रॉब्लम्स जो NP प्रॉब्लम्स हैं वो सबसेट हैं P का? ठीक है, जो ये साइड है ना कि तमाम NP प्रॉब्लम्स P में हैं या नहीं है, ये बेसिकली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस साइड का बेसिकली हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट को नहीं पता. ठीक है, नहीं मिला, हो सकता हो. लेकिन और बाय द वे अगर ये कि मैं अभी बताता हूं आपको. सो मैं आपके सामने कुछ एनपी प्रॉब्लम बताऊंगा. ठीक है, और आपको मैं बताऊंगा कि हाँ बताएं कि एनपी प्रॉब्लम है. सो हाउ टू प्रूव वेदर ए गिवन प्रॉब्लम इज एन एनपी प्रॉब्लम और नॉट. So my question is कि I can actually verify कि वो आंसर मेरा, अगर मैं सिर्फ पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम आपको दे दूं उसके वेरीफायर का, तो मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं देयर इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है, सो व्हाट इज अ फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम? फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम इज कि मैं एक प्रॉब्लम, एक नंबर देता हूं आपको n. ठीक है, और वो कहता ये है कि मुझे दो नंबर दे दो a और b, such that कि मैं a और b को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आए? ni. This is obviously an NP problem. Why it is an NP problem? Because I can verify this. अगर कोई मुझे सॉल्यूशन इसका दे दे, यानी कोई मुझे a और b दे दे और n भी बता दे, तो मैं वेरीफाई कर सकता हूं कि a into b is equal to n in polynomial time. Why? How can I do that? सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, आंसर चेक करें, n आता है या नहीं आता. अगर आता है तो मतलब ये पॉलिनोमियल टाइम, ये NP प्रॉब्लम है. सो फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम
इज इन एनपी, ठीक है। लेकिन मजे की बात बताऊं, यही फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम। अगर मैं आपको, सो दिस साइड इज एन इजी साइड, दिस साइड इज एन इजी साइड, ओके, बट व्हाट अबाउट दिस साइड, कि मैं आपको एक एन देता हूं और कहता हूं जी मुझे इसको फैक्टराइज करके दिखाओ, ठीक है। नाउ दिस प्रॉब्लम इज एन एक्सट्रीमली हार्ड प्रॉब्लम। इस प्राइम वाला चक्कर नहीं है, इस प्राइम वाला ही चक्कर, यू आर राइट कि बेसिकली, हाँ, सो यू आर राइट, थोड़ा डिस्गाइज हुआ है। अगर इमेजिन करो एन अगर मेरा 100 डिजिट लॉन्ग नंबर था, 100 डिजिट लॉन्ग नंबर का मतलब क्या है, मेरा ए और बी पोटेंशियली 50 डिजिट लॉन्ग नंबर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जाना होता है। तो वो, तो बेसिकली इट विल टेक 2 to the power 10 to the power 50, so 10, so अगर मेरे n की वैल्यू, so what is my input is an array, so it is an array of digits, d's क्या देता हूं मैं, जिसमें कितने नंबर्स हैं जी, जिसमें मेरे जो डिजिट्स हैं वो 100 है, ठीक है। इसको यार बंद करो, कैसे करते हो, मेरे जो डिजिट्स हैं वो कितने जी, 100 है, ठीक है ना। सो मुझे एक इनपुट में एक अरे मिली है, उसका साइज कितना जी, 100 है, और हमें पता है कि मेरा जो, अगर मैं सिंपल फैक्टराइजेशन यूज करूं, एक सिंपल लूप लगा के, तो वो 2 to the power 50 तो टाइम लेगा ही लेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट होता है ना इसका, तो n की बारी होती है, ठीक है, विच मीन्स एक्सपोनेंशियल, ओके। अगर मैं n की वैल्यू 200 करूंगा तो ये 2 to the power 100, 200 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, विच मीन्स एक्सपोनेंशियल। So the thing is, this side is a hard side, and हमें नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन निकल सकता है नहीं सकता। Actually, people believe कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, ठीक है। और आपको मजे की बात बताऊं कि यही फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम है, दिस इज द क्रक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। सो आरएसए एल्गोरिथम पूरे का पूरा इसके ऊपर खड़ा हुआ है। अगर कोई फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो वो आज ही सारे पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को उड़ा कर आ दे, ठीक है ना। ये फैक्ट पूरी की पूरी हमारी क्रिप्टोग्राफी इसके ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। इमेजिनिंग के एनपी डज नॉट बिलोंग टू पी, ठीक है। अगर कोई प्रूव कर दे कि एनपी बिलोंग्स टू पी है, ठीक है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका उसी दिन मर्डर हो जाएगा। ये जितने भी कॉर्पोरेट्स है ये बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। वो एक बड़ा मजेदार अप्रैल फूल है, एमआईटी के प्रोफेसर ने किया हुआ है। 1 अप्रैल को ना वो क्लास लेने के लिए जाता है, क्लास के मिडिल में उसको एक फोन आता है, ठीक है। वो फोन उठाता है और कहता है, व्हाट यू हैव प्रूव्ड p is equal to 1p। ओह माय गॉड, ना वो दरमियान में कन्वर्सेशन हो रही होती है कि ना, वो कहता है कि अच्छा तुमने वो वाला मेरा वाला आईडिया यूज किया, इस तरह वो डिसीजन वगैरह करता है। थोड़ी देर बाद अंदर पुलिस आ जाती है और पुलिस को गिरफ्तार कर ले जाती है। तो ये बड़ा मजेदार सा उसने अप्रैल फूल किया था क्लास में। बट खैर, दिस इज हाउ so p versus np problems. So np problems are those problems जिनका एल्गोरिदम निकालना, जो उस प्रॉब्लम का एल्गोरिदम निकालना अभी तक हमें नहीं पता, ठीक है। और हमें यह भी नहीं पता कि ये पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन हमें यह पता है कि अगर कोई सॉल्यूशन हमें दे दे तो हम उसे चेक कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है ना, ठीक है। एक नंबर होता है, ठीक। मेरे ख्याल में तुम्हें काफी सारे सवाल होंगे तो सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। सो लुक एट दिस जी, सो इंपॉर्टेंट चीज जो है, सो इंटरैक्टेबल प्रॉब्लम्स, इंटरैक्टेबल हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इनको, क्योंकि इनके जो ट्रैक्टेबल आर दोस प्रॉब्लम जो पॉलिनोमियल टाइम में हो चुके। इंटरैक्टेबल मींस कि वो उनका जो अभी तक हमें एल्गोरिथम मिल रहे हैं वो हमारे क्या होते जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल टाइम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, although checking the solution is doable in polynomial time, ठीक है, but is finding the solution also doable in polynomial time? This is the central quest behind the NP problems, ठीक है ना। people का मतलब है यहाँ पे CS people की बात हो रही है, have failed bitterly yet, ठीक है। अभी तक कोई भी इसे करीब भी नहीं पहुंच सका, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने पहला प्रॉब्लम बता रहा हूं, इतना आसान प्रॉब्लम है। डीएलडी पढ़ी है आप लोगों ने, सबने पढ़ी है। ये डीएलडी में क्या प्रॉब्लम है जी, आपने बचपन में पहले डीएलडी की चीज ही पढ़ी थी, जिसे कहते हैं जी बूलियन एक्सप्रेशन बनाना, है ना, जिससे आप सर्किट्स बनाते हैं, ठीक है।
So what is this problem? It's called conjunctive normal form, CNF. CNF फॉर्म क्या होती है, जिसमें बेसिकली यहाँ पे बूलियन वेरिएबल्स होते हैं, और बेसिकली क्या होता है, आपने इस x या y या z की वैल्यू ट्रू या फॉल्स रखनी होती है, सच दैट कि क्या हो जाए ये। अच्छा बाय द वे, इन सब का मतलब क्या है, ये सारे ऑर्स हैं और इनके दरमियान में जो लगा हुआ है क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, एंड इन सब के दरमियान में एंड, और ये नॉट है, ठीक है। सो यू व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू फाइंड an assignment to xyz such that this entire expression is true. Okay, ये सबको समझ में आ गई बात? Everybody understand the problem? कि आपने एक ऐसी असाइनमेंट निकालनी है, so this is a satisfying, this is basically the sentence कह लें इसको हम, ठीक है, एक्सप्रेशन कह लें, और आपने इस सेंटेंस की ऐसी, so this is basically x y z के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम इसको लिख देंगे x y z। आपने x की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू बतानी है और z की वैल्यू बतानी है, सच दैट कि ये एक्सप्रेशन पूरे का पूरा ट्रू हो जाए, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? अच्छा मुझे कोई बात बताएं, अगर मेरा एक एक्सप्रेशन है जो जिनमें n वेरिएबल, अगर n वेरिएबल, सो अच्छा बात है, अगर दो वेरिएबल हो, अगर x और y दो वेरिएबल हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर x y z 3 हो तो कितनी बनती है? हाँ, कैसे कितनी बनती है? हमारी 2 to the power 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर मेरे पास n वेरिएबल्स हो तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनती है? 2 to the power n बनती है, ठीक है ना। अब मजे की बात, सेटिस्फाइंग असाइनमेंट निकालना, क्या ऑब्वियस आइडिया होना चाहिए? ऑब्वियस आइडिया क्या होना चाहिए? एक फॉर लूप लगाओ और सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करो, है ना, है ना, सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई करो, एक्स वाई जी के तमाम कॉम्बिनेशंस ट्राई करो और देखो जी आंसर निकलता नहीं निकलता। हाँ भाई, ये फॉर लूप कितना बड़ा होगा? अफान जोर से बोलना है, उसने सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है ना जी, तो सारी की बेसिकली उसने फॉर लूप लगाना है इन सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर, है ना। So there are how many possibilities, 2 to the power n possibilities, that loop will run in 2 to the power n time, which is exponential, ठीक है। This is the only best algorithm we know so far. हाँ, दो वाले क्या? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता ना, इतना आसान नहीं है। ट्राई करना जाके और एक्सप्रेशंस बड़े बड़े बनाना, लग पता जाएगा तुम्हें, ठीक। हाँ, इसको n की पावर के पे लेके जाना। अगर कोई एल्गोरिथम बना लेता जो कि n टू द पावर 5 लेता, या n की पावर 10 लेता, या n की पावर 100 ले लेता, ठीक है, लेकिन 100 तो कर लेता इसको, भाई नहीं है सोल्यूशन। हाँ हाँ हाँ, शॉर्ट सर्किटिंग जितनी मर्जी लगाओ तुम, जितनी मर्जी एफिशिएंसी लगानी है तुम लगाओ, नहीं लगा सकते, जो मर्जी कर लो तुम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और मजे की बात, इसे कहते हैं कंजंक्टेड नॉर्मल फॉर्म। एक और फॉर्म होती है, उसे कहते हैं, यार मुझे नाम भूल गया उसका, उसमें होता है x एंड y एंड z और यहां पे लगा हुआ और, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, पता नहीं, शायद प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, आई डोंट नो इसे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा बात है, इसमें ना यहाँ पर और लगा, सॉरी ये भी और है, ये भी और है, और ये भी और है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट, हाँ मेरे ख्याल। अच्छा मजे की बात ये है, अगर ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हो ना, ये पॉलिनोमियल टर्म में सॉल्व होता है। कैन एनीबॉडी गेस व्हाई? एग्जैक्टली, हमें बेसिकली एक ब्रैकेट को चेक करना, एक ब्रैकेट ढूंढनी है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मजेदार बात ये है कि आपने डीएलडी में पढ़ा होगा कि ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है ना, है ना, तो फिर तो होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मजे की बात, वो जो मेथड है ना, जो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है ठीक है, तो हमारे पास कोई वर्किंग अराउंड नहीं है, ठीक है। ऑलराइट जी, तो ये एक और बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, इसे कहते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है।
और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है n वर्टिसेस, और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये कहता है कि तुमने हर वर्टेक्स के पास एग्जैक्टली एक दफा जाना बाय गोइंग ऑन वन पाथ, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। आपने हर वर्टेक्स पे एग्जैक्टली एक दफा जाना है। सो आपके पास एक ग्राफ है, आपने यहाँ से यहाँ जाना है, 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 यहाँ, और ये पाथ होना चाहिए, किसी भी वर्टेक्स पे दोबारा आप ट्रैवर्स ना करें और तमाम के तमाम वर्टेक्स पे आप पहुंचे, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। और आपने बहुत सारे पाथ होते हैं, आपने बेस्ट पाथ चूज कर, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। और एक और बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं की ना सियोदा, उसे कहते हैं तो भाई यार भूल गया ये कैसे होता है, उसे कहते हैं यार क्या कहते हैं जो सारे वर्ड्स को, हैमिल्टन साइकिल प्रॉब्लम, हैमिल्टन, वो तुम्हें कैसे पता, डिस्क्रीट तुम लोगों ने पढ़ी है। हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम भी कहते हैं और ग्राफ साइकिल प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है। हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम क्या होता है कि बेसिकली मेरे पास एक ग्राफ है और तुमने हर वर्टेक्स पे एग्जैक्टली वन दफा जाना। हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या सिमिलरिटी है? नहीं, वो भी हैमिल्टोनियन में ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? हाँ, हैमिल्टोनियन कहता है कोई एक पाथ निकाल दो और ट्रैवलिंग सेल्समैन कहता है उसमें से बेस्ट पाथ निकाल, ठीक है, ये बात सुनाई, ठीक है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से बेस्ट पाथ निकाल। सो हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम एनपी प्रॉब्लम है, एनपी ठीक है। चलिए अगले मैं टर्म यूज करने लगा थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा ये क्या कर रहा है, ये क्या है, चेस्ट में बोर्ड है, ये क्या कर रहा है, ये देखो, हॉर्स की सारी पॉसिबल पोजीशन से पूरा बोर्ड ट्रैवर्स कर रहा है। Isn't it a Hamiltonian path problem? Isn't it a Hamiltonian path problem? Yes. Every vertex, so every position is a vertex. And what I have asked you is, is there a way to move in horse movement such that every vertex is traversed once? ठीक है, and the answer is yes, ठीक है, हाँ, exactly once। ये देखो जहां शुरू करता है वहीं पे वापस exactly हर वर्टेक्स पे exactly एक दफा जाता है, ये देखा जी, ये exactly एक दफा जाएगा। Isn't it a Hamiltonian path problem? It is a Hamiltonian path problem, but in a very specific configuration that was represented by Rudrata. Rudrata was a prince in Hindu mythology, और उसने ये प्रॉब्लम पोज किया था और बहुत अरसे बाद आके किसी ने इसका सॉल्यूशन भी दिया था, एंड इट इज अ पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन। बट क्या इसका मतलब ये है कि हमारा एनपी प्रॉब्लम जो हैमिल्टोनियन वाला था वो सॉल्व हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, वो जेनेरिक नहीं, ठीक है ना, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्राफ है, इसके अंदर हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान है, ठीक है। ये बस भाई बड़ा जनरल प्रॉब्लम ये है कि आपको ग्राफ की कोई भी कंफ्यूजन मिल सकती है, यहाँ पे खास सेटिंग है, ठीक है, उस खास सेटिंग को सॉल्व करना आसान है। जैसे हमें पता है कि सॉर्टिंग प्रॉब्लम n log n में सॉर्ट करता है और n log n से बेहतर नहीं कर सकता, हमने इसकी प्रूफ भी किया था। लेकिन अगर आपको 1 से n तक रेंज दी हो, ठीक है ना, तो उसको सॉर्ट करने को हम लीनियर टाइम में सॉर्ट कर सकते हैं। बट व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अ जेनेरिक प्रॉब्लम, दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस तरह को याद होगा, finding the longest path problem is a hard problem. Finding the longest path problem is a hard problem. Why it is a hard problem? मैं आपको ना एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ, ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब एक मिनट, सॉरी, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, आज मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स कौन से? ओए होए होए, अच्छा आएगा मजा, ठीक है। NP complete problems are which problems? पहली बात तो ये कि ये तस्वीर देख लें कि P problems हैं ये, ठीक है, इनको हम P problems कहते हैं। और ये एक और क्लास है जिसका नाम है जी NP problems, ठीक है, क्या नाम है? NP problems, ठीक है। अच्छा, अब जो अगली बात है ना वो क्या है? अच्छा, मजा ना आए पैसा वापस, ठीक है। अच्छा, यहां पे ना एक छोटा सा एक और सेट है जो यहां पर होता है,
ठीक है। अच्छा, इनको नहीं पता कि ये जो सेट है ये इससे इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। ये जो सेट है ना, इसे कहते हैं, हाथ उठिए यार, एक मिनट, मैं इसे कहता हूं, ये जो सेट है ना, ये जो सेट है, ये मैंने सेट बनाया, ये जो सेट है ये बड़ा ही मजेदार सा का सेट है, ठीक है। इस सेट को कहते हैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ये जो सेट है ये है क्या, इसकी जो मैजिक है ना वो क्या है, इसमें ना बहुत सारे प्रॉब्लम है, और मजे की बात, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स एक जितने हार्ड है, ठीक है। और ये जो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, ये कहते हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम, यानी इसमें से मैं कोई भी एक छोटा सा प्रॉब्लम पकड़ता हूं जो कि सबसेट है किसका, इस सेट का, इसको मैं एनपी कंप्लीट यानी मैं एनसी कह देता हूं, ठीक है। ये बिलोंग करता है जी एनसी से, और ये जो पी प्रॉब्लम है इसको मैं प्रूव कर दूं कि ये पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकता है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं ना तो ये सारी की सारी एनपी क्लास सॉल्व हो, ठीक है। और मजे की बात ये है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स बेसिकली ये पीएनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम्स बेसिकली वो सारे के सारे इन पे डिपेंडेंट इन द सेंस कि अगर इनमें से कोई एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया ना तो एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। और एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। सबसे पहला एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम जो प्रूव किया था ना वो किया था 3 सेट, ठीक है। ये बात समझा? और उसको प्रूव करना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? बेसिकली उसने प्रूव क्या करना था, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। उसने प्रूव ये करना था कि एनपी क्लास जो है इसके अंदर करोड़ों प्रॉब्लम है, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। उसने प्रूव ये किया कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स बेसिकली रिड्यूस हो जाते हैं। इसको यहां पे ऐसे लिखते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं किसके ऊपर, सेट के ऊपर। 3 सेट प्रॉब्लम। 3 सेट क्या होता है, सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, जिसमें आपका जो सीएनएफ का एक्सप्रेशन है ना, ये वाला इसके अंदर नंबर ऑफ लिटरल्स हर एक एक्सप्रेशन में 3 होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं 3 सेट प्रॉब्लम, ठीक है। सो 3 सेट, उसने कहा एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम इसके ऊपर रिड्यूस हो जाते हैं। ये समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या है, एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर 3 सेट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, ये प्रूव किया था 1960 समथिंग में। इसका नाम किया था कुक लेवैन ने। कुक लेवैन ने प्रूव किया था और बहुत ही मजेदार तरीके से प्रूव किया था। वो प्रूफ एमएस मास्टर्स में जब आप पढ़ेंगे ना, मास्टर्स के एल्गोरिथम का कोर्स होगा उसमें आपको पढ़ाएंगे, या मास्टर के ऑटोमेटा का जो कोर्स है, इट्स रियली ब्यूटीफुल रिडक्शन जो बेसिकली करता है कि कैसे एनपी प्रॉब्लम्स के तमाम प्रॉब्लम्स को वो मॉडल करता है और वो कहता है वो 3 सेट में मॉडल होता है, ठीक है। आप लोगों ने ऑटोमेटा पढ़ी है अभी तक? अगले क्लास में पढ़ेंगे। हो सकता है अगर ऑटोमेटा किसी चर्च के बंदे ने पढ़ाई तो वो तुम्हें ये बताएगा, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, सो एवरीबडी अंडरस्टैंड कि सो बेसिकली व्हाट इज एनपी कंप्लीटनेस? So is there a fundamental problem, L, that captures the essence of all the problems in NP class? ठीक है, ये बात, if one could find the solution of L, then one could solve any problem in NP. ठीक है, अच्छा, एक मिनट, इसमें मैंने कुक लेवैन के बारे में बात की। So, कुक लेवैन ने बेसिकली पहला प्रॉब्लम था जो प्रूव किया कि ये एल प्रॉब्लम जो तुम ढूंढ रहे हो ना, वो ये 3 सेट प्रॉब्लम जो बेसिकली तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बात समझ? अच्छा, बाय द वे, अब मैं आपको जो मजे की बात बताऊंगा,
ठीक है, ये जो रिड्यूसिबिलिटी क्या होती है। अच्छा सुने बात गौर से, व्हाट इज रिड्यूसिबिलिटी? रिड्यूसिबिलिटी इज द फॉलोइंग, ये जो आइडिया क्या है, कंप्यूटर साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया से कहते हैं ना, वो रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन आपने यूज की होगी, आप बचपन से रिडक्शंस करते आ रहे हैं। वो ये है कि मैं इन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्व करना मुझे आता है, मुझे एक नया प्रॉब्लम मिला, मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ जी। आमतौर पे अगर मेरे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ जी। अगर मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस मेरे पास अवेलेबल है, कोई नया प्रॉब्लम आता है, व्हाट इज द इजीएस्ट वे यू कैन थिंक ऑफ कि मैं क्या कर सकूं कि मुझे वो बन जाए। वो तो ठीक है, लेकिन सबसे आसान ह्यूमन ट्राइज टू डू समथिंग, क्या करने की कोशिश कर सबसे ज्यादा जो, हाँ बिल्कुल, किसी तरह मैं इस प्रॉब्लम को मोल्ड करके अपने किसी नॉन प्रॉब्लम पे मैप कर दूं, और अगर वो मैप हो जाए और उसका सोल्यूशन मुझे निकालना आता है। ये बात समझ आई? वो इसकी बड़ी मशहूर एक बड़ा लतीफा है, वो कहता है कि एक स्टूडेंट होता है, उसको बस एक ही मजमून याद होता है और वो होता है माय बेस्ट फ्रेंड। और वो कहता है कि ना, वो जब भी उसके स्टाफ कोई कहता है ना कि ऐसे लिखो, तो वो कहता है जी माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखाता है। और वो ना एकदम उसको गुस्सा चढ़ता है टीचर को, वो कहता है ऐसे करो सारे के सारे मजमून लिखें माय नेबर, ठीक है। तो वो माय नेबर के ऊपर वो कहता है मेरा नेबर भी वही है अब उसको तब चढ़ जाती है, ये क्या मजाक। फिर वो कहता है कि अच्छा जी ऐसा करो कि तुम ना बस का सफर लिखो, ठीक है। और वो कहता है मैं एक दिन बस में जा रहा था और वहां से जी मुझे बाहर देखा मेरा दोस्त, और फिर वो दोबारा से अभी दिस इज व्हाट रिडक्शन इज एक्चुअली, ठीक है ना। तो वो बट दिस, ये तो शायद मैंने बुरी एग्जांपल दी, लेकिन रिडक्शन इज बेसिकली कि आपको एक प्रॉब्लम आता था, आप एक नया प्रॉब्लम मिला, क्या मैं इसको इसके ऊपर मैप कर सकता हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं आई एम गोइंग बैक टू द सेम प्रॉब्लम नाउ। अच्छा ओके, सो नाउ लुक एट द फॉलोइंग। वो कहता है व्हाट इज द रिडक्शन, रिड्यूसिबिलिटी क्या होती है, कि कहता है कि एक लैंग्वेज है ए, उसे मैं कहूंगा कि वो पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल है बी पर। रिड्यूसिबल है बी का क्या मतलब है? इफ देयर एग्जिस्ट a polynomial time function where this function is a computable function, computable function मतलब है एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, such that के जो x है वो a को बिलोंग करता है, मैं उस पर वो फंक्शन लगाता हूं और वो फंक्शन जो है वो मुझे उस b में ले जाता है। क्या मतलब कि अगर मैं उस फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं तो मुझे जो उसका सॉल्यूशन मिलता है वो सॉल्यूशन किसका है, बी का सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब सुने बात गौर से। ओके 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 सो एनपी हार्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं, ठीक है। एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम जिसमें मैं क्या प्रूव कर दूं कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसको मैं ए कहता हूं, ठीक है, where a belongs to what, np, ठीक है। a is all, so for all a belongs to np। मैंने बेसिकली क्या प्रूव करना है, मैंने प्रूव कर, सो आई विल से कि ये जो एल प्रॉब्लम है, इसको मैंने कहा था ना तो बड़ा जो इसको कर लेगा सारे सॉल्व करेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज एक्चुअली सेइंग कि फॉर ऑल प्रॉब्लम ए, सो ए इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू एल, ठीक है। व्हाट इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू एल, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एल सॉल्व हो जाए तो मैं ए जो एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम्स हैं
उनको एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है कि उनको मैं एल में कन्वर्ट करूं और फिर एल को सॉल्व करूं। ये बात समझ? सो ऐसे प्रॉब्लम, ये जो एल प्रॉब्लम है ना, इसको मैं कहता हूं ये मेरा कौन सा प्रॉब्लम है, ये मेरा एनपी हार्ड प्रॉब्लम। एनपी हार्ड प्रॉब्लम का मतलब है इट इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज द हार्डेस्ट इन एनपी क्लास। ये बात समझ? क्योंकि अगर वो सॉल्व हो गया तो क्या हो जाएगा, सब सॉल्व। ये बात समझ? अच्छा, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स जो हैं, यहां पर ना मैं एक तस्वीर बनाता हूं। तस्वीर कैसे बनाते हैं यार, एक मिनट, ये तस्वीर कैसे बनाते थे, यहां पे मैं एक तस्वीर बनाऊंगा। तस्वीर कैसे बनाते हैं, कितने आ गया, ब्लैंक सर हम इसे प्रूफ क्यों किए जा रहे हैं? हम प्रूफ भी तो कर सकते हैं कि उसका लोअर बाउंड एक निकाल लें, ये हार्ड ही है। ऐसा आ गया जी, ऐसा आ गया। तो दोबारा बोलो जी, आसान है। दोबारा बोलो, क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ कि हम इसको मतलब पूरी CS कम्युनिटी इस चीज को प्रूव करने पे क्यों लगी हुई है? कोई अगर इसको डिस्प्रूव कर दे, यानी कि इसका बिल्कुल, लोअर बाउंड कोई निकाल ले किसी एनपी का डिस्प्रूव, मेन प्रॉब्लम का। बिल्कुल दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जो प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं कि इसका पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन है। एक तरह के लोग हैं जो इस चीज पे लगे हुए हैं कि हम कहते हैं डिस्प्रूव कर दें, उसकी लोअर बाउंड प्रूव कर दें कि भाई ये प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, एंड बोथ हैव फेल्ड मिजरेबली, बोथ हैज फेल्ड मिजरेबली। ठीक है, अच्छा, मैं ना जो रिडक्शन है ना, उसको बेसिकली जो टर्म यूज होती है वो ये यूज होती है। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटिंग सॉरी रिडक्शन का क्या मतलब है? अच्छा, ये जो आमतौर पे जब हम ये यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल, यही मतलब है ना। सो ये एक्चुअली उसी से इंस्पायर हुई है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज लेस देन और इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है, a जो है, सो मैं क्या इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, a जो है वो छोटा है b से, है ना, जिसके मतलब है मैं क्या कहना चाहता हूँ कि b इज एटलीस्ट एज हार्ड एज a। ये बात सुना? So, अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं कि A इज रिड्यूसेबल टू B, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि B इज एटलीस्ट एज हार्ड एज A, यही मतलब है इसका। ठीक है, अब एक मेरी बात सुनो, बड़ी जबरदस्त किस्म की बात। अगर मैं ये प्रूव कर दूं, तो याद है हमें क्या बात है, 3 SAT प्रॉब्लम जो है वो कुक लेवैन ने प्रूव किया, जो मैंने नहीं बताया आपको, आप उसको एज ए ब्लैक बॉक्स कंसीडर करें कि एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम्स आर बेसिकली पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू 3 SAT। ये बात समझ? अच्छा, अब अगर मैंने, और 3 SAT प्रॉब्लम इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जिसको हम कह रहे हैं कि वो एनपी कंप्लीट है। अच्छा, एनपी कंप्लीटनेस के लिए दो चीजें होती हैं, एक तो वो एनपी हार्ड होना चाहिए। एनपी हार्ड की डेफिनेशन ये पड़ी हुई तुम्हारे सामने, क्या कि कोई भी प्रॉब्लम एनपी हार्ड होता है कि एनपी की तमाम प्रॉब्लम्स उसके ऊपर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, और जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये जो भी 3 SAT प्रॉब्लम्स है वो बिलोंग्स टू करना चाहिए एनपी। बिलोंग्स टू करना चाहिए एनपी का क्या मतलब, कि अगर मैं उसका सॉल्यूशन दे दूं तो तो वो वेरीफाई कर सकते हैं इन पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है ना, और 3 SAT प्रॉब्लम को वेरीफाई करना कि वो ठीक है नहीं, वो पॉलिनोमियल टाइम में आराम हो सकता है, आप आराम से एल्गोरिथम बना सकते हैं। ये बात सुना? ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, पहला एनपी हार्ड प्रॉब्लम प्रूव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद जिंदगी आपकी बड़ी आसान। क्यों आसान है? क्योंकि आप बड़ा मजे का काम कर सकते हैं। आपके पास एक नया प्रॉब्लम आया, लेट मी कॉल दिस एन प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैंने प्रूव करना है कि ये भी एनपी हार्ड है, अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप भी कुक लेवैन की तरह का प्रूफ दें। क्या मतलब, कि कुक लेवैन ने जिस तरह से इतना बड़ा प्रूफ दिया, कोई 10-20 पेजेस का वो प्रूफ है। ठीक है, उसका थीसिस पेपर है, वो बेसिकली आपको उसी तरह का प्रूफ देना पड़ेगा। एक तरीका और है, और वो तरीका ये है कि आप एक काम करें, 3 SAT प्रॉब्लम पकड़ें, सिर्फ इसको इस पे रिड्यूस कर दें। क्या बात है, क्या हो जाएगा? हमें पता है एनपी के तमाम प्रॉब्लम 3 SAT पे रिड्यूस हो जाते हैं, और 3 SAT इस पे रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एन प्रॉब्लम है ये एटलीस्ट एज हार्ड है एज 3 SAT प्रॉब्लम, और 3 SAT इज द प्रॉब्लम जो कि, और अगर मैं सिर्फ 7, अगर मैं ये प्रूव कर दूं
दैट इज इनफ टू प्रूव के दिस न्यू प्रॉब्लम इज एन एनपी हार्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब मुझे सिर्फ एक चीज प्रूव करना बाकी है, वो क्या है कि ये जो नया प्रॉब्लम है वो क्या है, वो एनपी में भी है। ये प्रूव करना तो बड़ा आसान है। कैसे? उसको मुझे सिर्फ उसका वेरीफायर देना है कि इसका वेरीफायर मैं लिख सकता हूं, ये लो वेरीफायर, ठीक है। मुझे कह तुम सॉल्यूशन दे दे तो मैं इसका वेरीफाई कर सकता हूं। ये बात समझ आ गई? ठीक है जी। So look at this thing. How to prove a new problem as NP hard problem? ठीक है? So you are given B as a NP hard problem. ठीक है ना? So to show C is NP hard, so C is hard to compute, what we are going to do is reduce computing B to computing C. ठीक है ना? हम कैसे रिड्यूस करेंगे मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये कह दें कि अब क्योंकि B को हम प्रूव करेंगे कि B हमारा पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसेबल है C में, और हम कहेंगे हाँ भाई अब अगर C सॉल्व हो गया तो B भी सॉल्व हो जाएगा, तो हम सॉल्यूशन किसका देंगे? हम सॉल्यूशन देंगे किसका? C का। कि अगर C सॉल्व हो जाए तो मैं तुम्हें B को कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं। ये बात सुनाई? तो पहले तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा और फिर मैं कहूंगा कि जो C का सॉल्यूशन है उससे मैं B कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं, ठीक है। और मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है ना। बट सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ऑल राइट, सो देन इफ कंप्यूटिंग C was easy, then computing B would be easier, okay, but we know that computing B is hard, ठीक है ना। That is why C is also hard, ठीक है। ऑल राइट, कुक लेवेन की जो ये कंट्रीब्यूशन है ना, इसने पूरी की पूरी एक कंप्यूटर साइंस की नई ब्रांच बना दी, जिसमें यह है कि आप कोई भी प्रॉब्लम पकड़ें और उसे प्रूव कर दें ये एनपी हार्ड है। अब एनपी हार्ड को प्रूव करने का तरीका क्या है? 3 सेट को उस पर रिड्यूस कर दो, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मजे की बात, अच्छा अब बेसिकली एक और बड़ी मजेदार बात है कि लेट्स से मेरा एक नया प्रॉब्लम आया और मैंने प्रूव कर दिया कि 3 सेट इस पे रिड्यूस हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं हो गया कि ये जो मेरा एनपी कंप्लीटनेस के जो सेट था उसमें अब 3 सेट भी है और अब एन भी है, और अब मेरा कोई और प्रॉब्लम आया पी, तो मैं एन पे भी नो एन को इस पे रिड्यूस कर सकता हूं या 3 सेट को इस पे रिड्यूस कर सकता हूं। तो बेसिकली ये जो चार्ट नजर आ रहा है तुम्हें, ये चार्ट, इस चार्ट में ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स, 3 सेट प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन, लॉन्गेस्ट पाथ, 3D मैच, नैपसैक प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम, इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग, रुद्राता पाथ, इतने सारे प्रॉब्लम है जो सारे के सारे एनपी कंप्लीट, ठीक है। और अगर कोई नया प्रॉब्लम आता है, यू टू प्रूव इट इज आल्सो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, ऑल यू हैव टू डू इज इसमें से कोई एक प्रॉब्लम पिक करें और बेसिकली इसको उसके ऊपर रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। चलें, all right, I am about to show you something really remarkable, okay। अच्छा, इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम क्या होता है? इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम ये होता है कि मैं आपके पास एक ग्राफ देता हूं, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये लेट्स से इससे अटैच है, ठीक है। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम? इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम होता है ऐसा सेट जिनमें कोई भी किसी से कनेक्टेड ना हो, ठीक है। लेट्स से मैं इसमें एक और एज भी डालता हूं, ये बट डालता हूं, तो 6/7, ठीक है। कैन यू फाइंड ए ट्रायंगल ऑफ इंडिपेंडेंट सेट? जी बताएं, कैन यू फाइंड ए ट्रायंगल ऑफ इंडिपेंडेंट सेट हियर? जी बताएं। ट्रायंगल मैंने ऐसे 3 वर्टिसेस जिनकी आपस में कोई कनेक्शन ना हो। कैन यू फाइंड ए ट्रायंगल हियर? कैसे? मैं एक ये पकड़ता हूं, एक ये पकड़ता हूं और एक ये वाला पकड़ता हूं, तो दिस इज ए ट्रायंगल आई हैव फाउंड जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम। इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम इज ए सेट ऑफ वर्टिसेस जिनको मैं क्या करूं, जिनका आपस में फिर कोई कनेक्शन नहीं, उनकी बेसिकली उनमें कोई एलिमेंट भी किसी कनेक्टेड नहीं। अगर मैं ऐसा सबसेट, सो व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम? फाइंड अ सबसेट जो कि एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, यानी कि उनकी आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ओए मल्टीपल बात हुआ, खड़ा हो जाओ,
नौफल खड़ा हो जाएगा, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, नाउ लुक एट द फॉलोइंग। I will going to show you that basically 3 SAT can be reduced to independent set problem. Okay, how will I going to show that? Look at this, really fantastic idea. Okay, what I will going to prove is the following. Try to understand this. I will going to give you a reduction, and what will be that reduction? Look at this. मेरे पास given था एक 3 SAT problem. मैं उस प्रॉब्लम को एक ग्राफ प्रॉब्लम में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, और मैं कहूंगा इस ग्राफ प्रॉब्लम का अगर आप इंडिपेंडेंट सेट निकाल लें तो मैं उससे ये सेटिस्फाइंग असाइनमेंट निकाल सकता हूं इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। एक तो मैंने इससे इसमें कन्वर्जन पॉलिनोमियल में करके दिखानी है, दूसरा इसका सॉल्यूशन से मैं ये कंप्यूट कर सकता हूं इन पॉलिनोमियल टाइम, ये प्रूव करके दिखाना है। अगर ये मैं करने में कामयाब हो जाऊं तो बेसिकली आई हैव प्रूव्ड कि इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम is also an NP hard problem, and then I have to also show you कि independent set problem is a NP problem as well, and that is very easy to prove. कैसे? सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसमें देखें किसी पे एज नहीं होनी चाहिए, जो सबसेट दिया हुआ है उसमें किसी पे एज नहीं होनी चाहिए. That is very easy to prove. You can easily do that. ठीक है ना? So all I have to do is कि मैंने SAT प्रॉब्लम की गिवन यानी बेसिकली एक मुझे सेंटेंस दिया हुआ है, उसको ग्राफ प्रॉब्लम में कन्वर्ट कैसे करना है, दैट इज समथिंग आई हैव टू शो. और वहां सा इंडिपेंडेंट सेट मुझे प्रूव करना है कि यहां का क्या बनता है, यहां का इंडिपेंडेंट सेट यहां के सेटिस्फाइंग असाइनमेंट बनना चाहिए. ठीक है ना? एंड लुक एट द आइडिया, रियली फैंटास्टिक आइडिया. Look at this. What I will going to do is look at this Boolean expression, Boolean sentence. ठीक है? What I will going to do is कि हम ये करते हैं कि हर एक लिटरल, इसे कहते हैं लिटरल, हर एक लिटरल की एक ये गोला बनाते हैं, एक वर्टेक्स बनाते हैं. ठीक है? सो क्योंकि ये 3 SAT प्रॉब्लम है तो हर एक ये जो एक क्या कहना चाहिए क्लॉज है, इसको मैं क्लॉज कहता हूं. हर एक क्लॉज के कितने गोले बनेंगे? 3 गोले बने. ठीक है ना? अच्छा, इन तीनों को तो मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूं. ठीक है? अच्छा, इन तीनों को आपस में सिर्फ इसको देखें, सिर्फ इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन को देखें. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से किसी एक को ट्रू कर दूं, अगर मैं किसी एक को ट्रू कर, तो इंडिपेंडेंट सेट की बात हो रही है. अब देखना, अगर मैं किसी एक को ट्रू कर दूं तो मैं इस सेट में से किसी और को उठा नहीं सकता. ये समझ में आ गई बात? ठीक है ना? एंड इट मेक सेंस. बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे इंडिपेंडेंट सेट चूज करना है. तो इंडिपेंडेंट सेट को चूज करने के लिए इस क्लॉज में से भी एक ट्रू होना चाहिए, इस क्लॉज में भी एक ट्रू होना चाहिए, और इस क्लॉज में भी एक ट्रू होना चाहिए, और इस क्लॉज में भी एक ट्रू होना चाहिए. ठीक है? 3 SAT का मतलब होता है कि मैक्सिमम क्लॉज की लेंथ 3 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 3 हो सकती है. ठीक है? अच्छा, ये सब कुछ समझ में आ गया कि मैंने इस हर एक क्लॉज को एक दूसरे से, मैं एक वर्टेक्स हर एक को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया. ठीक है ना? दिस विल इमीडिएटली टेल मी कि मैंने क्या करना है. मैंने हर एक में से एक चूज होगा. इंडिपेंडेंट सेट करने के लिए मुझे कंफर्म पता है कि इस हर एक क्लॉज में से एक से ज्यादा एलिमेंट चूज नहीं हो सकते. क्यों नहीं चूज हो सकते? क्योंकि फिर वो कनेक्टेड हो जाएंगे. ठीक है ना? तो हर क्लॉज में से एक वर्टेक्स ही चूज होगा. ठीक है? और साथ ही मैं एक और काम करता हूं, वो ये, लुक एट दिस. ये है y. अगर मैं y को चूज कर लूं, ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, अगर मेरा एक लिटरल है, मैंने y को चूज कर लिया, इसका मतलब क्या है कि वो ट्रू है. तो बेसिकली मुझे अब y बार को चूज नहीं करना. तो बेसिकली मैं करता हूं कि मैं इस y को y बार से कनेक्ट कर, जहां जहां मुझे y बार मिल रहा है उससे कनेक्ट करता हूं. तो ये देखिए, ये इससे भी कनेक्ट हो गया और ये इससे भी कनेक्ट हो गया. ये देख रहे हैं आप? और सिमिलरली ये वाला जो y है ये भी इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे भी कनेक्ट हो गया. ठीक है ना? दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव मेड. ये ट्रांसफॉर्मेशन बनाने में पॉलिनोमियल टाइम लगेगा. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट?
बेसिकली क्या करना है, मैंने हर क्लॉज में जाना है, 3-3 नोड बनाने हैं और देखना है कि कौन कौन से, हाँ भाई यहाँ से वाई पकड़ा, सब में ट्रेवर्स किया, देखा कहाँ पे आ जाती है, मैं ख्याल में मैं एन स्क्वायर में आराम से बना लूंगा, ठीक है, अगर मैं बहुत ही नाइवली बनाऊं, ठीक है ना। ये सब कुछ वहां समझ आ गई। नाउ आई आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, द क्वेश्चन इज गिव मी द, सो लेट्स से इफ देयर एग्जिस्ट एन इंडिपेंडेंट सेट का सॉल्यूशन, और एक एल्गो एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं आईपी, और आईपी क्या करता है, उसको एक ग्राफ मिलता है, जेनेरिक ग्राफ मिलता है, और वो क्या करता है, वो बेसिकली सोच से कहता है मुझे कोई ग्राफ दो, मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट सेट दे दूंगा, ठीक है, ठीक है ना, और आप बता भी दें, उसको साथ ही बता दें कि मुझे कितने का इंडिपेंडेंट सेट चाहिए के, तो जी मैं, मुझे बताएं कि इसको क्या पास करूं, ये ग्राफ बनाने के बाद मैं इस जी में तो ये वाला जी भेज दूंगा, के क्या भेजूंगा, के भेजूंगा 1 2 3 4, 4 क्यों, क्यों मुझे 4 लेंथ का इंडिपेंडेंट सेट चाहिए, ये समझ में आ गई बात। और जो 4 हर एक का बेसिकली मुझे वो चाहिए ना, इसमें जो ही मुझे इंडिपेंडेंट सेट मिलेगा वो बेसिकली क्या होगा, वो मुझे क्या बता रहा है, जो मुझे एलिमेंट, जो वर्टेक्स में मुझे देगा वो वाली वैल्यू मैं ट्रू कर दूंगा, ये बात समझ आ गई। अच्छा अब यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेट जो एक वर्टेक्स मुझे एक्स मिल जाए और साथ ही मुझे एक और वर्टेक्स एक्स बार भी मिल जाए, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो ट्रू है और फॉल्स होगा, वहां पर तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो इंडिपेंडेंट के लिए रिक्वायरमेंट है कि या तो एक्स बार उठेगा या एक्स उठेगा, या वाई बार उठेगा या वाई उठेगा, ये बात समझ। और जो इंडिपेंडेंट सेट मुझे मिलेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग मैं अब सेटिस्फाइंग असाइनमेंट निकाल सकता हूं, ये बात समझ, ठीक है। सो एक्चुअली व्हाट आई हैव रिड्यूस्ड इज कि सेट प्रॉब्लम को मैंने पकड़ा, उसको मैंने इंडिपेंडेंट सेट के इंस्टेंस में कन्वर्ट किया, और मैंने अज्यूम किया कि अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर सेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, ये बात समझ आ गई, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने बेसिकली क्या प्रूव कर दिया, हमने इंडिपेंडेंट नहीं 3 सेट को रिड्यूस कर दिया, किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट सेट। अच्छा मुझे बताएं, ये प्रूव करने के फौरन बाद हमारी जो एनपी कंप्लीटनेस का सेट है वो कितना बड़ा हो गया, उसमें एक 3 सेट भी आ गया और एक क्या आ गया, और एक इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम भी आ गया, समझा की बात। अब मैं आपको इसके अंदर एक और सेट इंक्लूड करके दिखाता हूं जी। सर टाइम हो गया है। हाँ 1 मिनट देता हूँ, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सेट है और क्लीक है। क्लीक क्या होता है, क्लीक इज ए प्रॉब्लम, क्लीक इज बेसिकली नथिंग बट कि एक ऐसा सबसेट निकालना है जिसमें हर वर्टेक्स से कनेक्टेड, ठीक है, इसको कंप्लीट ग्राफ भी कहते हैं। कंप्लीट ग्राफ होता है ना, कंप्लीट ग्राफ जैसे ये K3 जैसे होता है, ये पढ़ाया होगा सर, हाँ हर एक की n-1 K3 का मतलब है ऐसे ट्रायंगल, और K4 का मतलब है मेरे पास ये 4 वर्टिसेस हैं, हर एक से कनेक्टेड है, ठीक है ना, ठीक है। सो व्हाट इज ए कंप्लीट क्लीक, मुझे n वर्टिसेस का ग्राफ मिला है और K का मैंने क्लीक निकालना है, मैं उसको इंडिपेंडेंट सेट में आराम से कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे क्लीक निकालना है ना, तो आप एक काम करें, जो ओरिजिनल ग्राफ है उसका आप कंप्लीमेंट ले लो। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, नॉट, जहां पर एजेस थी वहां एजेस नहीं होगी, जहां एजेस थी नहीं थी वहां पर एजेस होंगी, ठीक है। अब क्या करो तुम अज्यूम करोगे कि मेरे पास एक क्लीक वाला सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, के क्लीक निकालने वाला सॉल्यूशन मेरा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम पकड़े, उसका इनवर्स निकालें, क्लीक को दें, क्लीक जो सॉल्यूशन देगा वो ओरिजिनल वाले का क्या होगा, ओरिजिनल वाले जो क्लीक मुझे सॉल्यूशन देगा वो मेरे ओरिजिनल वाले का क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेट होगा, ठीक है। आई एम डन, ठीक है। सो मैंने बेसिकली इंडिपेंडेंट सेट का ही प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। सो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वी विल गो इनटू, सो हमारे पास अगर मेकअप, हाँ मंडे को हम देखेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इट्स एक्चुअली 1 मिलियन
डॉलर इसका प्राइस भी है, अगर कोई सॉल्व कर देता। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। नया कैंपस गया, पूरा पाकिस्तान कर रहा उधर